अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। आज का लेसन जो है आप लोगों का इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज के लिहाज से भी। आप लोगों ने कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स में लैंग्वेज यूज़ करनी है और साथ ही साथ पंक्चुएशंस जो है ना इसमें यूज़ होंगे। हाँ जी, पंक्चुएशन मार्क्स कुछ होते हैं वो आप लोगों को 39 और 38 लेसन में उन्होंने कवर करवाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ना विद ENG 201 लेसन नंबर 38 लैंग्वेज रिव्यू है आप लोगों के लेसन का नाम। फर्स्ट जो है ना एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लैंग्वेज। हम लोगों ने लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी होती है जो लोगों को समझ आती हो, जो जनरली लोग यूज़ करते हो। ठीक है। नेम कंपोनेंट्स ऑफ क्लियर राइटिंग आपको क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्लियर राइटिंग कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक केयरफुली चोजन वर्ड्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लैंग्वेज। ये कंपोनेंट्स हैं आपकी क्लियर राइटिंग की कि आपने क्लियर राइटिंग अगर कुछ लिखा है, कुछ डॉक्यूमेंट में आपने चीज़ पेश कर दिया या लिख रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। क्लियरफुली आपने वर्ड्स चूज़ करने हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, कोई इधर उधर की बात ऐसी वैसी कुछ ना, और जनरल लैंग्वेज हो जो आम इंसान को भी समझ आ जाए और जो हाईली क्वालिफाइड इंसान इंग्लिश अच्छी खासी आती हो उसको भी चीज़ समझ आ जाए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं प्रोज क्लटर्ड विद लैंग्वेज डेट इज ओवरली एब्स्ट्रैक्ट ऑर्नेट और वेग बिकम्स अनरीडेबल ईदर टू डेंस और टू वेग टू बी अंडरस्टैंडेबल। आपने जो प्रोज जो है वो बहुत ज़्यादा अगर अपनी लैंग्वेज में हाईली जो कहते थे ना इंग्लिश बोलनी है अच्छी खासी जो होती है वो बोलेंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट समझ नहीं आएगा लोगों को लिखा हुआ। शायद उनमें से कुछ ऐसे हों जो मेरी तरह एक दो लाइंस पढ़े और जो कहें नहीं छोड़ो यार ये नहीं पढ़ा जाता, हम नहीं पढ़े। ठीक है, तो वो क्या होगा आपकी जो चीज़ है लोगों को समझ नहीं आएगी और उसके समझ ना आने की बिना पर लोग आपके डॉक्यूमेंट्स रीड करना छोड़ देंगे और उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। जाहिर बात है कि आपकी जब चीज़ जो है ना रीड की जाए या अंडरस्टैंड ना की जाए, तो इन बातों का ख्याल रखना है। वेग लैंग्वेज देख लें आप। वेग वो जो वर्ड है ना वो मैं ऊपर बताना भूल गई, इधर बता देती हूँ। मबहम लफ्ज़ इसका होता है, मतलब मीनिंग होता है। मबहम का मतलब क्या है कि आपकी वो बात जो ना लोग अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें और ना उसमें कोई वो अपना जो है एक्सप्रेशन आपको दे सकें। तो वेग जब आ गया, लैंग्वेज आ गई है, वो लैंग्वेज जो किसी के समझ में ना आए। ठीक है, तो although the amount of detail in your writing will depend on your audience, आपने जो भी लिख दी है इसमें कोई शक नहीं है कि वो लिखी हुई चीज़ जो है डिपेंड कर रही है आपके ऑडियंस पे कि आपकी ऑडियंस वो चीज़ पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। अब सिंपल जो है मैं कहूँ कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों पर डिपेंड हैं। ठीक है, ऐसा है कि नहीं, आप लोगों ने देखने हैं, आप लोगों ने हमें सराहना है, आप लोगों ने लाइक करना है, कमेंट करना है। तो उससे क्या होता है हम लोग जो है खुश होते हैं, खुश होकर आपको लेक्चर्स जो हैं अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। और सच बताऊँ ना, मैं पिछले दिनों जो है ना मेरा बिल्कुल मूड नहीं था लेक्चर्स अपलोड करने का, ना तो इतना ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा था, तो ऊपर से फिर घर के काम और ये वो बस मिक्सअप था। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कि हमारा जो लिखने वाला या डॉक्यूमेंट में जो भी हमने लिखा है वो सारा डिपेंड कर रहा है ऑडियंस पे। या आपका क्विज हो सकता है कि आपकी जो राइटिंग डॉक्यूमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो किस पर है, आपकी ऑडियंस पर। यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स वेन एवर पॉसिबल, और आपने वो फैक्ट्स इकट्ठा करके यूज़ करने अपने डॉक्यूमेंट्स में जो आप चीज़ बताओ उसके साथ का एक जो है फैक्ट दे दो कि ये जो है हम बात कर रहे हैं इस लिहाज से कर रहे हैं, इसका नुक्ता नज़र ये है। ठीक है, मतलब रेलेवेंस देना आपने अपनी बात का, तो वो जो है इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। दीज फैक्ट्स मेक द डिफरेंस बिटवीन वेग असर्शंस एंड एक्यूरेट स्पेसिफिक रिपोर्ट है, सॉरी रिस्पॉन्ड नहीं है, रिपोर्टिंग है। अच्छा जी, इस लाइन का मतलब क्या है कि जब आप फैक्ट्स वगैरह पेश कर देते हैं साथ अपनी बात के, फैक्ट्स क्या होते हैं, हकाइक, दलाइल। ठीक है ना,
तो जब आप लोग दलाइल पेश कर देते हैं, लोगों को भी समझ आती है कि हाँ जी ये बात बिल्कुल ठीक हो रही है, ऐसा ही होता है। जब हम लोग दलाइल वगैरह नहीं पेश करते या हकाइक नहीं पेश करते, तो उससे आप ये माइंड में आता है कि पता नहीं हमारे जो रीडर्स हैं वो ऑडियंस में आती है, मैंने पहले भी बताया था, वो हमारे डॉक्यूमेंट रीड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो शक होता है ये निकल जाता है जब आप लोग फैक्ट्स वगैरह साथ दे देते हैं। ऑर्नेट लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आपने उसमें खूबसूरती पैदा करनी है। ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो हम लोग ये जो पहनते हैं ईयरिंग्स वगैरह, तो इससे क्या होता है, खूबसूरती ज़्यादा लड़कियों का मानना है कि खूबसूरती बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आप लोगों ने लैंग्वेज ऐसी यूज़ करनी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में खूबसूरती आए, जो भी चीज़ लिखी जा रही है रिटन फॉर्म में उसमें खूबसूरती आए। तो वो कैसे आएगी, या तो आप लोग क्लियर राइटिंग यूज़ करोगे, सिंपलेस्ट मोस्ट डायरेक्ट वर्ड्स पॉसिबल, ठीक है ना। जो डायरेक्ट वर्ड होंगे, जो लोगों को समझ आए, सिंपल आम जो लोग हैं उनको भी समझ आ जाए, जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है उनको भी समझ आ जाए। हमारा मकसद यही है कि हमारी बात हर एक इंसान तक पहुँचे। तो वो तभी होगा जब आप ऐसे वर्ड यूज़ करें जो आम इंसान, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उसकी समझ में भी आ जाए, और जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है उसकी समझ में। अब जो क्वालिफाइड हैं वो तो सिंपल वर्ड भी उसकी समझ में आ जाएंगे, और थोड़े से डिफ़िकल्ट यूज़ करते हैं वो भी समझ आ जाएंगे। लेकिन मसला कहाँ पे होगा, जो थोड़े कम क्वालिफाइड हैं उनके लिए मसला होगा। तो हम लोग जब अच्छे सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो दोनों को समझ आ जाएगा, उसमें खूबसूरती आती है। यूज़ फॉर देयर ओन सेक, ornate words simply distract the reader from your point of view करने लगे थे। मेन पॉइंट आपके जो ऑर्नेट वर्ड्स हैं, जिसमें आप तो चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में खूबसूरती क्या है, लेकिन वो जो है आपके रीडर्स को मेन पॉइंट से हटा सकता है। वो कैसे हटा सकता है, मैंने पहले कह दिया कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी समझ में जब आपका डॉक्यूमेंटेशन आनी नहीं है तो आपके लिखने का फ़ायदा नहीं है। कहाँ आपको 100 व्यूज़ मिलने थे आपकी डॉक्यूमेंटेशंस के, चलो मैं कह देती हूँ 50 आपके बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जिन्होंने आपके डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं, और 50 जो हैं वो नॉर्मल लोग हैं मेरी तरह, जिनकी इतनी ज़्यादा जो है वो कह लेंगे इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो अब 50 जो हैं वो आपने अच्छे खासे वर्ड्स यूज़ किए हैं। 50 जो एजुकेटेड लोग हैं हाईली क्वालिफाइड, उन्होंने तो लाइक कर दिया आपके डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन जो 50 थोड़े से हल्के एजुकेटेड थे या जिनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती इंग्लिश, तो उन्होंने तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन शायद रीड भी ना करें, तो लाइक की तो दूर की बात है, शायद अपने आपके पॉइंट्स सब क्लियर हो गए हो। एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा इनको। टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं, टेक्निकल टर्म्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग। ये तो आपको पूरी बुक है ना, ये भी एक टेक्नीशियंस ही हैं, आपको टेक्निक्स सिखाई जा रही हैं बिजनेस की भी और इंग्लिश रिटर्न फॉर्म में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन देने हैं उसके भी। ईच फील्ड एंड स्पेशली टिपिकली यूज अ वोकेबुलरी दैट रिलेज अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट बाय मींस ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। आपका हमारा ये मकसद क्या है, आपको इंग्लिश इतनी बड़ी ये करवाने का कि आपको टेक्निक्स पता चलें कि आपकी जो खूबसूरती है लिखने में वो और ज़्यादा बढ़ जाए। हम आपको क्या सिखा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं ना कि अगर आपने किसी के साथ बातचीत करनी है, आउटडोर योर इंडस्ट्री, तो आपने लेटर लिखना है। अब लेटर लिखने के लिए जाहिर बात है आपको ये सारे मेथड्स पता होंगे तो आप लिखेंगे ना। अगर इनडोर करना है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को लिखना है तो वो मेमो लिखोगे, लिखने के लिए तो जाहिर बात है आपको कुछ ना कुछ टेक्निक्स पता होंगी तो आप लिखेंगे ना। तो यही आपकी टेक्निक्स हम लोग इम्प्रूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बाइस्ड लैंग्वेज। बाइस्ड लैंग्वेज आपने नहीं यूज़ करनी है। बाइस्ड लैंग्वेज क्या है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं और लड़कियां कम अच्छी हैं। हम लोगों ने अगर वर्ड यूज़ करना है तो एज अ होल यूज़ करना है, ह्यूमंस, ठीक है। उसमें लड़के भी आ जाएंगे, लड़कियां भी आ जाएंगी, या मैन और वुमेन, इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करने, ठीक है। एज को हम लोगों ने शामिल नहीं करना, ये वाली चीज़ें देख लें। अवॉइड लैंग्वेज दैट कुड बी इंटरप्टेड एज बाइस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, एज, फिजिकल एबिलिटी और एथनिक और रेशियल आइडेंटिटी। हम लोगों ने ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने।
ये क्यों नहीं यूज़ करने, क्योंकि हम लोग जब एक इंडस्ट्री में एज अ होस्ट होते हैं या हमारी अपनी इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पे हम लोगों ने कोशिश करना था कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है वो अच्छी लगे लोगों को। अब जब हम लोग कह देंगे कि जी ये वाला प्रोडक्ट हम लोगों ने जो है फिजिकल डिसेबल लोग जो हैं उनके लिए नहीं बनाई, तो जाहिर बात है जिनके लिए बनी है वो भी कहेंगे पता नहीं कैसी बनी है, या है भी चीज़ ऐसी कि नहीं है। तो वो जो हमारे माइंड में डिफरेंस आता है ना, उसको हम लोगों ने ख़त्म करना है। तो वो कह रहे हैं सम कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ बाइस्ड लैंग्वेजेस आर, ये आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि आपकी जो 22 लैंग्वेज की कैटेगराइज्ड हैं वो कितनी है। आपने एजिएस्ट लैंग्वेज लिखना है, मतलब एज के लिहाज से जब हम लोग डिफरेंस करते हैं। लैंग्वेज बाइस अगेंस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज़, हम लोगों ने जो डिसेबल पीपल्स होते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा बुरे ख्यालात होते हैं हमारे, तो इन लैंग्वेज को थोड़ा सा हम लोगों ने कंट्रोल करना है। और एथनिकल और रेशियल बेस्ड लैंग्वेज, रेशियल क्या होते हैं, कास्ट, जो हम लोग कह देते हैं ये कास्ट बहुत ज़्यादा बुरी है, हम बहुत ज़्यादा कोई हाईली क्वालिफाइड कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को नीचा दिखाने वाले, जब अल्लाह पाक की ज़ात ने खुद कह दिया कि अरबी और अजमी जो है वो बराबर हैं, तो हम नहीं किसी को छोटा नहीं कह सकते, इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब जो है मेन टॉपिक आपका शुरू हो रहा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशंस क्या होती हैं, जो हम लोग आम रूटीन में अपने यूज़ करते हैं। बोलने में तो हम लोग काफ़ी टाइम जो है ना ये पंक्चुएशंस लगाते ही नहीं है। अब मैं कहूँ आपका नाम क्या है, जब मैं बोलूँगी आगे ये नहीं बोलूँगी क्वेश्चन मार्क कि ये क्वेश्चन है, बस सीधा सिंपल आपका नाम क्या है, ठीक है। अगर मैं कोई आंसर मुझे कहे मेरा नाम जो है हमना है या जो भी है, तो उसके आगे वो बाकायदा ये नहीं कहेगा कि फुल स्टॉप, लेकिन लिखने में हम लोग ये चीज़ लगाते हैं ताकि अगले बंदे को हमारी बात समझ आए, कहाँ पर रुकना है, कौन सा क्वेश्चन है, क्या हमारी फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो पंक्चुएशन क्या है, पंक्चुएशन punctuate your prose in order to help clarify how words, clauses and sentences fit together। हमने जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो क्यों लगाना है, ताकि हमारी जो बात है या प्रोज जो लिखी हुई चीज़ हम लोग पेश कर रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ दूसरों के सामने जाए और उनको पता चले कि हम लोगों ने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, कौन सा सेंटेंस है, क्या क्लॉज है और किस तरह से वो मैनेज हो रही है। आप लोगों ने याद रखनी है ये चीज़ें। ये क्या है, पीरियड, ठीक है, कॉमा, हाँ जी, कॉमास, कॉलन्स, सेमी कॉलन्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन नहीं, एक्सक्लेमेशन पॉइंट गलत हो गया था, अपोस्ट्रोफीज, एस जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते होते हैं, एस लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफीज एस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है, हाइफन, डैश, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट, ठीक है। ये मेरा ख्याल से होते हैं 12 आपकी 12 पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनको आप लोगों ने याद रखना है और इसको अपने माइंड में रख के चीज़ें क्लियर करनी है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने जब पेपर दिया था ना अपना, तो उसमें क्वेश्चन आया था पीरियड के बारे में, ठीक है। और मज़े की बात, एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ गया था 5 नंबर का और एक जो है 3 नंबर में भी आ गया था क्वेश्चन। तो अब आप लोग खुद देख लें कि आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा जी, पीरियड, इनके सिंबल्स देख लें, ये क्विज में आते होते हैं। पीरियड हम लोग आम लाइफ में जब हम लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे वो क्या था, फुल स्टॉप, ठीक है ना, एक डॉट जो लगा देते थे हम अपनी बात ख़त्म करने के बाद, वो हमारा फुल स्टॉप होता था। लेकिन हम लोग अब बड़े हो गए हैं, इंग्लिश 201 सीख रहे हैं, बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश, तो वहाँ पर आपका नाम जो चेंज हो गया फुल स्टॉप का वो हो गया पीरियड, ठीक है। पीरियड्स ज़्यादा हो गया तो पीरियड। कॉमा क्या होता है, एक सिंपल सा जो हम लोग कॉमा लगा देते हैं कि हाँ, अम्मी ने मुझे जो है दूध, दही, चीनी, पत्ती, चावल वगैरह लेके आने के लिए भेजा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक सांस में जब बोलते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, बीच में थिंग्स के दरमियान कॉमा लगा लेते हैं ताकि लोगों को पता हो कि क्या क्या चीज़ है, तो वो कॉमा यूज़ करते हैं। कॉलन, एक 2 डॉट्स होते हैं आपके, मतलब एक पीरियड नहीं है, 2 पीरियड होगा। सेमी मतलब हाफ है, एक आपका कॉलन हो जाएगा और एक आपका नीचे कॉमा, ठीक है। सेमी कॉलन हो गया। क्वेश्चन मार्क आपको पता है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी पता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क, एक लाइन नीचे फुल स्टॉप,
एपोस्ट्रोफी एस जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क्स, आप कोटेशन मार्क्स ये वाली होती हैं, दो जो है कॉमास और दो कॉमास लेफ़्ट और राइट पे लगा के एक बात करते हैं। ये बात क्यों होती है? जब हम लोगों ने एक सेम जो चीज़ जैसी बोली गई है वैसे हम लोग अगर पेश बोलेंगे तो वो कोटेशन मार्क के अंदर रखेंगे उसको। हाइफन है और डैश है, ये देख लें दोनों के नाम सेम हैं, सॉरी सिंबल्स सेम है लेकिन नाम जो है वो चेंज हो गए। ये आपको क्लियर करवाऊंगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है क्लियर हो जाएंगे। हाइफन और डैश में डिफरेंस। पैरेंथेसिस जो हम लोग राउंड ब्रैकेट कहते होते थे मैथ में, यहाँ पे उन्होंने नाम दिया पैरेंथेसिस, और ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपकी ब्रैकेट है। टोटल हो गए 12, जिसमें से 2 जो हैं आपने इस लेक्चर में कवर करने हैं, पीरियड और कॉमा, और बाकी जो 10 है वो नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह। पीरियड क्या होता है? यूज पीरियड टू इंडिकेट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस। आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। उसको एंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते होते हैं? पीरियड या फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तब बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे चीज़। Failing to place a period after a complete sentence may produce a comma supplies our first sentence. अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको ऊपर लेसन नंबर मेरे ख्याल से 36 था, कॉमा सप्लाइज और फर्स्ट सेंटेंस, फ्रेगमेंट सेंटेंस, ये सारे आप लोगों को बताए गए थे, उनको याद रखना है। हम लोग जब कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाते तो कॉमा सप्लाइज का मतलब क्या है कि शायद हमारी एक बात जो है वो फुल स्टॉप के बाद ख़त्म हो जाए और दूसरी हम लोग कोई और बात शुरू कर लें। तो जब फुल स्टॉप नहीं लगाना तो वो कॉमा सप्लाइज हो जाएगा कि एक बात दूसरी बात के साथ मिक्स हो रही है। प्लेसिंग अ पीरियड एट द एंड ऑफ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस में प्रोड्यूस अ सेंटेंस फ्रेगमेंट। यहाँ पे भी वही बात है, इसको याद कर लीजिएगा कि अगर हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाते तो आपका जो सेंटेंस है वो कॉमा सप्लाइज बनेगा, और अगर फुल स्टॉप लगा देते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस के आगे तो वो हो जाएगा सेंटेंस फ्रेगमेंट। एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने, द न्यू कमर इंजन utilizes the condensation of steam to create a partial vacuum beneath a piston। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है एक आपको क्लियर करने के लिए कि लास्ट में बात जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने फुल स्टॉप या पीरियड लगा दिया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सम यूजेस ऑफ पीरियड। अच्छा, मैं जो कह रही थी कि मुझे 5 नंबर का क्वेश्चन आया था तो वो यही आया था कि राइट 5 यूजेस ऑफ पीरियड। तो देख लें यहाँ पे 3, 3, 6, 7, 8, 9 दी हुई हैं, इनमें से छोटी छोटी जो हैं वो 5 याद कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 याद करिएगा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है या 3 का होता है या 2 का होता है। अब तो खैर आप लोगों के इस वाले टर्म में 2 नंबर के क्वेश्चन तो कट हो गए, तो आप लोग 5 याद कर लें, आपके कवर हो जाएंगे। यूज़ अ पीरियड आफ्टर नंबर्स और लेटर्स इन एन इन्यूमरेटेड लिस्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जब हम लोग लिखते होते हैं ना कि ये जो चीज़ें ये देखें, अगर इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, हाँ जी ये मैंने लिख दिया, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 पॉइंट्स है ना, 9 यूजेस हैं। तो इनको अगर इन्होंने ये इस तरह लिख दिए और अगर हम लोग नंबर दें, एन्यूमरेटेड लिस्ट कर दें, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग दे दें, तो उनके आगे जो है हम लोगों ने फुल स्टॉप या पीरियड यूज़ करना होता है। मैंने कर दिया। एंड ईच आइटम इन एन एन्यूमरेटेड लिस्ट विद अ पीरियड इफ़ 1 और मोर आइटम्स इन द लिस्ट आर कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, आपने क्या करना है, अपना हर जो एन्यूमरेटेड लिस्ट है उसको एंड करना है। ये देख लें, अब लिस्ट है ना ये बनी हुई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, या इस नंबर के बाद भी पॉइंट लगा दिया और जब आपका पॉइंट एक ख़त्म हो गया उसके एंड पे भी पॉइंट मौजूद है, ये पॉइंट लगाया हुआ है। ठीक है, फुल स्टॉप। ये उन्होंने कहा हुआ है फॉर द सेक ऑफ पैरेललिज्म नॉर्मली ऑल आइटम्स आर नॉन शुड बी कंप्लीट। अगर हम लोग पैरेललिज्म नहीं लेके आना चाहते तो बीच में पॉइंट लगाना है। जब नंबरिंग कर दी है नंबर 1, नंबर 2, तो इसको क्लियर करने के लिए लास्ट में भी पॉइंट लगाना ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया इंशाल्लाह, उम्मीद है। If a vertical list complete a sentence begun in the introduction to the list, the final period is omitted unless the items in the list are separated by comma or semicolon। यहाँ पे ये जो चीज़ कही जा रही है वो ये कह रहे हैं कि आपने अगर एक लिस्ट दे दी है,
वो जो मैंने कहा था ऊपर कि अम्मी ने कहा है कि बाज़ार से लेके आना है दूध, पत्ती, चीनी का जो भी लेके आना है, ठीक है। इन सब आइटम्स के दरमियान में आपने क्या लगाना है, एक कॉमा लगाते जाना है। अब कॉमा लगाने के बाद एंड में आप जो है पीरियड कब लगाएंगे, एंड पर, जब आपकी बात ख़त्म होगी सारी। ये पॉइंट देख लीजिएगा। नंबर 4 है पीरियड्स स्टैंड फॉर डेसिमल पॉइंट्स विद इन नंबर। याद है जब हम लोग लिखते होते हैं पॉइंट्स में कोई चीज़ लिखते हैं, नंबर लिखते हैं 0.009 या 0.104, तो उसको हम लोग पढ़ते भी ऐसे ही 0.104, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग पीरियड्स पॉइंट्स यूज़ करते हैं। यूज़ एलिप्सिस पॉइंट 3 पॉइंट्स विद स्पेसेस बिटवीन एंड on both sides to indicate omitted portions of quotation। अब ये जो बात की है वो कह रहे हैं 3 periods with space। आपने एलिप्सिस पॉइंट लिखना है तो उसमें क्या करना है, आपने 3 पीरियड डालने हैं, 3 नुक्ते डालने हैं विद स्पेसेस, आपने उनमें स्पेस भी रखनी है के दरमियान, एंड ऑन बोथ साइड्स टू इंडिकेट ओमिटेड पोर्शन ऑफ एन कोटेशन। जब हम लोग कोई कोटेशन वगैरह लिखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टार्ट से कुछ लिख देते हैं 2-3 वर्ड्स, और वो आगे जो है एक पीरियड्स लगा के और एंड पे जो है लिख देते हैं कुछ 2-3 वर्ड्स, तो वो जो है एलिप्सिस पॉइंट्स होते हैं। इफ़ द ओमिटेड पोर्शन फॉलोअर्स अ सेंटेंस पीरियड और अदर एंड पंक्चुएशन, अगर तो आपका ओमिटेड पोर्शन जो है वो एंड में पॉइंट लग रहा है तो रिटेन द एंड पंक्चुएशन बिफोर द एलिप्सिस पॉइंट। और आपने क्या करना है, जब एलिप्सिस यूज़ कर लिया, वो इन्फिनेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, फाइनाइट सेंटेंस और इनफाइनाइट सेंटेंस। फाइनाइट सेंटेंस में भी हम लोग डॉट 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 लगा के एंड पे कुछ लिख देते हैं, तो मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया, 1 2 3 लिखा, आगे डॉट 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 20 लिख दिया, मतलब बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो शामिल हैं आपके। और इन्फिनेटिव कर देना तो 20 को हटा दो तो आगे जितने मर्जी आप लोग नंबर ले लें। तो लास्ट में 20 जब लिखा तो उसके आगे भी पॉइंट आपने यूज़ करना है। यूज़ अ पीरियड आफ्टर सर्टन एब्रिविएशंस, BEd, ठीक है ना, FSC, जब हम लोग ये चीज़ें लिखते हैं तो उनके दरमियान में भी हम लोग फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, स्पेशली दोज दैट देमसेल्व्स स्पेल वर्ड्स, ठीक है ना। BEd जो है उसमें BEd वैसे भी हम लोग चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए बाकायदा हम लोगों ने एक फुल स्टॉप लगाना होता है ताकि वो एक स्पेलिंग वर्ड ना बन जाए, उसको हम लोगों ने अलग-अलग कर देना है, ठीक। एड्स, ठीक है, उसमें एक फुल स्टॉप का यूज़ आएगा ताकि हमारे जो है पता चल जाए कि A से और चीज़ है, I से और चीज़ है, D से और है और S से और है। यूज़ आ पीरियड आफ्टर सर्टेन एब्रिविएशंस, स्पेशली दोज दैट, वही चीज़ दोबारा लिख दी है उन्होंने। प्लेस अ पीरियड इनसाइड कोटेशन मार्क, कोटेशन आपने कोई लिख दी है, कोटेशन क्या होती है, आपने 2 फुल स्टॉप 2 कॉमास डाले, कोटेशन लिखी, कोई एज वही बात जो किसी ने कही है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कायदे आज़म ने फरमाया, आगे जो है फरमान उनका जब लिखेंगे तो वो एज इट इज़ लिखेंगे, वो कोटेशन मार्क में लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो एज इट इज़ हम लोग लिख रहे हैं। तो जब वो कोटेशन मार्क ख़त्म होगा उसके एंड पे भी आपने क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप लगाना है। प्लेस अ पीरियड आफ्टर द पैरेंथेसिस और ब्रैकेट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और अगर आप पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हो या ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो तब भी आपने उस बात के एंड पे फुल स्टॉप लगाना है। ये तो सिंपल थे, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। कॉमा आ गया, यूज़ कॉमा टू कीप योर राइटिंग क्लियर। आपने ये कॉमास क्यों लगाना है कि आपकी राइटिंग क्लियर हो जाए। ओमिट और इनकरेक्टली यूज्ड कॉमास कैन कॉज कन्फ्यूजन और इवन चेंज मीनिंग। हम लोग अगर कॉमा वगैरह नहीं लगाते तो उनका जो है कभी कभी मीनिंग भी चेंज होता जाता है या हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो कॉमास शुड बी यूज्ड विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हम लोग एलिमेंट्स बता देते हैं पहले आपको, ये मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है, कुछ काफ़ी ज़्यादा ही हैं। पहला इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स में अगर हम लोग कोई इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी चीज़ का तो उसमें भी हम लोगों ने कॉमा यूज़ करना है। ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस में भी आप लोग कॉमा यूज़ करेंगे। इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस में भी यूज़ करना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ज्वाइनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी एलिमेंट्स इन अ सीरीज़, आपके पास कोई सीरीज़ में एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपने कॉमा यूज़ करना है। कोऑर्डिनेटिंग मॉडिफायर्स में भी यूज़ होगा। नॉन रेस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर्स में भी यूज़ होगा। पैरेंथिक
एलिमेंट्स में भी यूज़ होंगे, एलिप्टिकल कंस्ट्रक्शंस में भी कॉमा यूज़ होगा आपका, और स्पेशलाइज्ड यूजेस ऑफ कॉमा, मेमोराइजेशन, सुपर फ्लॉलेस कॉमास आपने याद रखना, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमास विद अदर पंक्चुएशन। आपने ये कुछ एलिमेंट्स से, कुछ तो नहीं देखा, काफ़ी ज़्यादा थे, इनको देख लें आप। वो कह रहे हैं, अच्छा वीडियो लंबी होगी काफ़ी। इंट्रोडक्टरी एलिमेंट में क्या है, यूज कॉमा टू सेट ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस और इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस टू सिग्नल where the introductory elements finishes and the main part starts। आपने जब इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स देने हैं तो वहाँ पे आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने का मतलब ये है कि आपका इंट्रोडक्टरी एलिमेंट जो है वो फिनिश हो चुका है और आपका मेन पार्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ट्रांजिशनल वर्ड्स में क्या होता है, आप ट्रांजिस्ट कर रहे हैं, वो जो मैंने आपको फाइनली और वो चीज़ें जो कहा था सेकेंडली, उसके आगे भी आप देखें तो कॉमा लगा होता है, फिर आपने अपनी बात जो है वो स्टार्ट करनी होती है। इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस क्या है, डिपेंडेंट क्लॉजेस। आपने अगर कोई बात कर रहे हो कि मैं स्कूल कल नहीं जाऊंगा, अब क्यों नहीं जाऊंगा, क्यों के अगर लगा दे या कॉमा लगा के अगर बात अपनी डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे हैं तो वो आप कॉमा लगा सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या है, प्लेस अ कॉमा बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। वही बात है ऊपर वाली के ये इंट्रोडक्टरी क्लॉजेस या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में। एलिमेंट्स इन अ सीरीज, वो कह रहे हैं यूज अ कॉमा टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज। आइटम्स अम्मी ने बाजार से क्या क्या मंगवाए हैं, उसमें आपने अगर एक सीरीज में लिख रहे हो तो वहाँ पर आपने कॉमा यूज करना है, और अगर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कर रहे हो तो 1 के आगे पॉइंट लग जाएगा। कोऑर्डिनेट मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स जो हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफायर्स आर कोऑर्डिनेट इफ दे मॉडिफाई द सेम वर्ड। मॉडिफायर्स क्या होते हैं कि आपको बताया जाए कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दोनों वर्ड्स आपस में, तो वो मॉडिफायर्स होंगे। यू कैन टेस्ट टू सी इफ द मॉडिफायर्स आर कोऑर्डिनेट बाय इंसर्टिंग एंड बिटवीन देम। ठीक है मैंने कल सेब खाया था, और आगे आपने जब कोई चीज़ कर देनी है, मॉडिफाई कर देना है कि क्या क्या, तो उसमें आपने कॉमा यूज़ कर लेना है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर्स, वो मॉडिफायर्स जो रिस्ट्रिक्टिव हैं बल्कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव हैं, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके पास। विच हो गया, एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इट मॉडिफाइज। ठीक है, ये आपका नॉन मॉडिफायर्स है। पैरेंथिक एलिमेंट्स, जो पैरेंथीसिस होती हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, उनमें भी अगर आपने कोई ऐसी बात करनी है जिसमें बहुत से एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हो तो आपने कॉमा यूज़ करना है। एलिप्टिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, यूज़ अ कॉमा टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ वर्ड आर वर्ड्स रेडीली अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। आपकी जो वर्ड्स हम लोग लिख देते हैं तो वहाँ पे भी आपने क्या करना होता है, कॉमा लगाना होता है वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए कि हमारे ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। Specialized uses of commas in numbers with 5 or more digits। ये जो है अमेरिकन इंग्लिश वाले टॉपिक में बात हुई थी कि आपने कॉमा कहाँ पे लगाना है, अगर तो आपके 5 या 5 से ज़्यादा डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं तब आपने क्या करना है, बीच में कॉमा लगा के अपना जो डिजिट्स है उनकी प्लेसिंग वैल्यूज़ करनी है। एंग्लो अमेरिकन यूजेज हाँ जी ठीक है चल रहा है। डिक्टेट्स डेट देयर शुड बी कॉमा बिफोर ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स। ये आपका क्विज था, मैंने अंडरलाइन नहीं किया। वो कह रहे हैं कि आपके एंग्लो जो है ना अमेरिकन जो यूजेज हैं, उन्होंने कहा था कि आपने 3 डिजिट्स के बाद भी कॉमा लगाना है। ये जो नीचे लगे हुए ये देखें, कस्टमर्स रिपोर्टेड अ लॉट ऑफ 212 413, ठीक है ना, हार्डवेयर मेल फंक्शंस। तो उन्होंने कहा था कि आपने एंग्लो अमेरिकन से कि हमने अगर 5 नंबर्स लिखे हुए हैं, 5 से ज़्यादा लिखे हुए हैं तो आपने 3 नंबर्स के बाद जो है कॉमा प्लेस करना है। काउंटिंग फ्रॉम दी राइट, और आपने राइट कहाँ से करना है, काउंट कहाँ से करना है, राइट से। एक्सेप्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स एट द बिगनिंग ऑफ द नंबर। वो उन्होंने दो एग्जांपल्स दे दिए, इनको रीड कर लीजिएगा
रीड क्या करनी है, समझ आ जाएगी। मेमोराइजेशन सुपर फ्लॉलेस कॉमास एक्सेप्ट आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी डिपेंडिंग क्लॉज डू नॉट यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम अ मेन क्लॉज। आपने शुरू में तो मैंने बता दिया कि आपने इंट्रोडक्टरी जो एलिमेंट है उसके आगे बाद में कॉमा लगा के अपनी बात मेन स्टार्ट करनी है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान में कॉमा लगा के अपनी बात पूरी करनी है। प्लेसमेंट ऑफ कॉमास विद अदर पंक्चुएशंस, आप प्लेस कॉमास इनसाइड कोटेशन मार्क्स बट आउटसाइड पैरेंथेसिस। ये बात याद रखनी है कि आपने पैरेंथेसिस के बाहर कॉमा लगाना है और कोटेशन मार्क्स के अंदर लगाना है। ऊपर मैंने शायद कुछ और कह दिया था, उसको देख लीजिएगा अगर गलती हो गई है। पैरेंथेसिस के बाहर, अगर पैरेंथेसिस क्या है, वो जो ब्रैकेट्स होती हैं राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाहर कॉमा आएगा और कोटेशन मार्क्स जब लिखेंगे तो आपने अंदर पुट करना है कॉमा। ये देख लें, ये इन्होंने राउंड ब्रैकेट लिखे हैं ना, तो इनके बाहर उन्होंने कॉमा पुट किया है, अंदर नहीं किया। और जो आपकी हैं कोटेशन मार्क्स, उनके अंदर कॉमास पुट करने हैं आपने। ये था आपका आज का लेसन। बाकी जो 10 आपके थे पंक्चुएशन मार्क्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे आपके पेपर्स में। हमारी यही दुआ है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हों और हंसते मुस्कुराते आप लोग अपना सेमेस्टर कवर करके आएँ। अल्लाह हाफिज़।